मोटी मोटी बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता फ्रेंड्स। सिलेक्शन होता है तो केवल सिलेक्टिव चीज़ों को बार बार रिवाइज करने से और बार बार उनकी प्रैक्टिस करने से ही सिलेक्शन पॉसिबल है। इसलिए अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं टॉप 100 प्रश्न की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए। और इसकी 9वीं यूनिट कर रहे हैं केमिस्ट्री की। इससे पहले 8 यूनिट हमने कर ली है, टोटल 10 यूनिट है। तो सारी चीज़ सिलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले आपको बता दूं कि ये वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने पिछले वाले यूनिट 8 के अंदर किया था। अगर किस किस को इसका आंसर पता है, इसका आंसर आप कमेंट में टाइप कर देना। इसके बाद में इस वाले यूनिट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य एलिमेंट क्या होता है। बताइए, जो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है, कार्बनिक, उसके अंदर मुख्य जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1। तो सभी को पता है कि जो ऑर्गेनिक या कार्बनिक होते हैं उसके अंदर कार्बन का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्य कौन सा होता है, कार्बन। ठीक है, कौन सा, कार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो, IUPAC है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप सोच रहे हैं ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे, कि ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन 4 से 5 सवाल इतने बेसिक लेवल के होते हैं, बहुत ही इजी, और उनके अंदर कोई से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर इजी सवाल आपका गलत होता है तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो सकते हो। इसलिए आपको कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक बढ़ते हुए चलेंगे। पहले स्टार्टिंग में बेसिक वालों को कवर करेंगे, जिससे आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद टॉप जो MCQ वो करेंगे। तो बिना समय खराब करे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। भाई, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। तो आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, कैसे याद करेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है। भाई, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। तो ये होता है रिएक्टिव पार्ट ऑफ मोलिकुलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लॉन्गेस्ट चेन रूल। दीर्घ श्रृंखला में क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट चेन चुनते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं, रेंडम चेन। बताइए क्या इसका आंसर होने वाला क्वेश्चन नंबर 4 का, लॉन्गेस्ट चेन रूल में जो सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं गणना करने के लिए, उसमें क्या चुनते हैं, स्मॉलेस्ट चेन या फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्या चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बन होंगे उसको चुनेंगे। मुख्य श्रृंखला या लंबी जो मुख्य श्रृंखला होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो पेरेंट चेन होती है उसमें फंक्शनल ग्रुप, बताइए इंक्लूड नहीं करते या इंक्लूड करते हैं या फिर ऑप्शनल है। बताइए, पेरेंट चेन के अंदर अंदर फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हैं नहीं करते, बताइए। क्वेश्चन 5। तो इसको इंक्लूड किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फंक्शनल ग्रुप के अंदर पेरेंट चेन को इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नंबरिंग रूल देखिए। नंबरिंग रूल यानी कि जो अपन काउंटिंग करते हैं 1 2 3 इस टाइप से कार्बनों की। तो उसके लिए पूछा कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देते हैं या हाईएस्ट नंबर देते हैं या रैंडम। बताइए, नंबरिंग रूल में फंक्शनल ग्रुप को, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लोवेस्ट नंबर देते हैं या कौन सा नंबर देते हैं, बताइए। सिक्स का आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही है, इसको लोवेस्ट नंबर दिया जाता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे मान लिया कोई मुख्य श्रृंखला है कार्बन की, तो इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह होगा जिसका जिसको प्रायिकता के आधार पर नंबरिंग की जाती है उनकी, तो जो पास में होगा उसको लोएस्ट नंबर देंगे क्रियात्मक समूह को। तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर दिया जाता है। मतलब जिस भी कार्बन की तरफ से उसको सबसे कम नंबर मिलेंगे उधर की तरफ से काउंटिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो ये क्वेश्चन सी में ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो डबल बॉन्ड होती है वो प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को किसकी प्रायोरिटी होती है, इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, लो होती है, क्या होती है, बताइए। डबल बॉन्ड, भाई डबल बॉन्ड काउंटिंग करने में डबल बॉन्ड को जो प्राथमिकता दी जाती है नंबरिंग में, वो ज़्यादा दी जाती है कम दी जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो डबल बॉन्ड को हाई प्रायोरिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी बताइए, डबल से ज़्यादा होती है कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसकी डबल से ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 15 से 20 तक बिल्कुल बेसिक सवाल चलेंगे, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में देखना एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाले प्रश्न आपको दिखेंगे। प्रीफिक्स का उपयोग, अब इसके अंदर जो प्रीफिक्स लगाया जाता है न, नामकरण के अंदर, तो उसका सब्स्टिट्यूट के लिए या फिर मेन चेन के लिए, सफिक्स के लिए, नन, बताइए किसके लिए जो प्रीफिक्स उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको पता सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट होते हैं उसके लिए
ये प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब सफिक्स का देखिए, सब सफिक्स का किस लिए किया जाता है, सब्स्टिट्यूट के लिए या फंक्शनल ग्रुप के लिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट के लिए प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। सारी बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको इसके अंदर कवर हो जाएगी, जीरो से लेके, और लास्ट में एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, एल्केन का, CnH2n+2। तो CnH2n+2 ये इस प्रकार होता है, CnH2n+2, ये इस पे, ये दोनों एक साथ होते हैं इसे, CnH2n+2 है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अल एल्किन, एल्किन का बताइए। ठीक है, आपको ये तीनों नाम पता होना चाहिए, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अब एल्किन का होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 12 के अंदर। और अल्काइन के अंदर क्या होता है, तो अल्काइन के अंदर ये माइनस में चला जाता है, यानी कि दो की कमी होती है। देखिए एल्केन, एल्केन में देखिए +2 है ना, और एल्किन, एल्किन के अंदर ओनली 2n ही होता है, ठीक है, और एल्काइन जो है इसके अंदर -2 लगाएंगे, ठीक है, किस में से, CnH2n, ठीक है, तो 2n में से, और यहाँ पे ओनली 2n रहेगा, और यहाँ पे 2n, तो यानी कि 2n+2, 2n और 2n-2, और Cn तो रहेगा ही, ये H के हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एल्काइन के अंदर -2 वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, ये वैसे बहुत ईजी है, आपको पता होगा, बस आपका रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद में लगभग 20 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब देखिए मेथेन, मेथेन में कार्बन एटम कितने होते हैं, मेथेन में बताइए, मिथेन में कार्बन कितने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। तो मेथेन में केवल एक कार्बन होता है ये, और उसके 4 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़े होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 4 मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 15, एथेन, एथेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है बताइए, एथेन। तो पता है, देखिए आपको पता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट, इनमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसे आगे भी होती है, लेकिन आपको इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखिए प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रोपेन में कार्बन कितना होगा आपको पता है, 3 होगा इसके हिसाब से, तो सी, प्रोपेन, पेन है ना, तो CN, ठीक है, तो N की जगह 3 आ गया, तो C3+H2N, यानी कि 2, 3 + 2, तो 8, तो ये हो जाएगा C3H8, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ब्यूटेन में कार्बन कितने होंगे, तो भैया ब्यूटेन के अंदर प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ब्रांच्ड चेन यानी श्रृंखला, ये साकित श्रृंखला का उदाहरण है इसमें से, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, मेथेन, एथेन, कौन सा है इसके अंदर साकित श्रृंखला का उदाहरण है बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए। तो जो आइसोब्यूटेन है, ठीक है, आइसोब्यूटेन है वो साकित श्रृंखला का उदाहरण है, और ये आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की इसकी संरचना बनती है आइसोब्यूटेन की, ठीक है, नॉर्मल, आइसो, नियो, ये सारी संरचनाएं आपको देख के जानी है बुक्स के अंदर, यहाँ से सीधा पूछ लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें खुद को अपने नोट्स से आपको भी मेहनत करनी है, क्योंकि आप भी जानते हैं केवल इतने सवाल में आपको ये समझ रखा है कि आपने नोट्स का रिवाइज किया है और अच्छे से आपने अपनी तैयारी करी है, उसके बाद ये प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप बिना तैयारी के ये प्रैक्टिस करोगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा, हालांकि फ़ायदा होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो, जितना भी कंटेंट आपने अब तक पढ़ा है उसी पे अब फोकस करने लग जाओ, नया कंटेंट उठाने की जरूरत है नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अल्किल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप है वो कौन सा होता है, एल्केन -H, यानी कि उसमें से एक H हटा देते हैं, जो भी उसका फॉर्मूला होता है उसमें से एक H कम कर देते हैं, जैसे CnH2n ये होता है ना, तो इसमें से -1 कर देते हैं यहाँ पे, तो फिर वो जो भी होगा उसके ये एल्किल होगा, एल्किल, एल्किन न, न में से मतलब एक हाइड्रोजन था, एल्किल हो जाएगा, वहाँ पे वहाँ पे और कुछ भी जुड़ने के लिए ऑप्शन खुल जाते हैं वहाँ पे, तो एल्किन -H, एल्किन, एल्केन, अब यहाँ पे एल्काइल, एल्काइल पूछा ना, तो एल्काइन में से ही घटाएंगे इसको। अब देखिए 19 का बताइए क्या होगा आंसर। तो जो एल्किल ग्रुप होगा एल्केन में से हाइड्रोजन घटा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मिथाइल ग्रुप, अब मेथिल ग्रुप क्या होगा, मेथिल, CH3 को मेथिल ग्रुप बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन की कमी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर, एथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप के अंदर भी C2H6 होता है वैसे, यानी एथिल के अंदर
हाँ C2H6 होता है, उसमें से एक कम कर दिया तो C2H5 रह जाएगा, एक हाइड्रोजन की कमी करनी है इसमें एथाइल में। क्योंकि देखिए इस प्रकार होता है, एक तो होता है एथिन और एक होता है एथिल। इसमें क्या होता है, इसमें तो पूरी संयोजकता फुल होती है हाइड्रोजन से, और यहाँ पे संयोजकता में एक हाइड्रोजन की कमी होती है। अब आपको समझ में आया होगा, जैसे मान लिया यहाँ पे इथाइल, अगर यहाँ पे इथेन होता तो C2H6 होता, लेकिन इथाइल है तो यहाँ पे होगा C2H5। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फंक्शनल ग्रुप OH कहलाता है। OH को क्या कहते हैं भाई, एल्कोहल कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, कीटोन, तो सबको पता है OH को एल्कोहल कहते हैं, जैसे फिनोल। क्वेश्चन नंबर 23, CHO, जो CHO ग्रुप है इसको क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड कहेंगे, कीटोन कहेंगे, क्या कहेंगे, या एल्कोहल कहेंगे, बताइए। 23, तो ये एल्डिहाइड होता है, क्या होता है एल्डिहाइड CHO। अब देखो COOH को क्या कहेंगे, कार्बोक्जिलिक अम्ल, एल्कोहल, ईथर, एसिड, नन। 24 का बताइए, तो इसका आंसर जल्दी दीजिए, देखिए क्या है इसका आंसर होगा। तो कार्बोक्जिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्जिलिक अम्ल, तो ये एसिड के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, NH2 ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, एमिन एसिड एल्कोहल, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 25 के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, हेलोजन सब्स्टिट्यूट एग्जाम्पल है, हेलोजन सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल कौन सा है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट और क्रियात्मक समूह दोनों के अंदर आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। बताइए 26 का क्या आंसर होगा। तो हेलोजन वाला है इसके अंदर Cl। ये बहुत बेसिक सवाल है, अभी इसके बाद में एडवांस सवाल भी आएंगे, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि एक यूनिट से लगभग 2 से 3 सवाल आएंगे, तो वो 2 से 3 सवाल इन 100 के अंदर से एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर से मिल जाएंगे आपको। अगर इसमें से नहीं भी मिलते हैं तो आपको जो ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है अच्छे से, पूरा मन लगा करके, बिल्कुल भी नेगेटिविटी माइंड में लानी नहीं है, पूरा विश्वास रखोगे तभी आपको ये अच्छे से याद हो पाएगा। अब मल्टीपल सब्स्टिट्यूट में देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो, यानी कि जो जिसमें श्रृंखला में मल्टीपल सब्स्टिट्यूट होते हैं तो उसकी जो नामांकन करते हैं, नामकरण करते हैं, उसमें जो नंबरिंग देंगे वो किस प्रकार से देंगे, ये पूछा है इसमें। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे या रैंडम, रिवर्स, नॉन, या फिर मल्टीपल सब्स्टिट्यूट में बताना है किस प्रकार देंगे। 27, सभी को पता है कि अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे, पहले ए फिर बी, उस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, डाई ट्राई प्रीफिक्स काउंट नहीं होते अल्फाबेटिकल में, बताइए ये डाई ट्राई जो प्रीफिक्स होते हैं वो काउंट होते हैं नहीं होते, जो अल्फाबेटिकल मानते हैं वहाँ पे। 28 का बताइए। तो बिल्कुल सही है, ये काउंट नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, इनको इग्नोर किया जाता है, प्रीफिक्स में जो मेन होता है उनको काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, साइक्लो कंपाउंड में प्रीफिक्स साइक्लो या फिर आइसो नियो कौन सा होता है। साइक्लो कंपाउंड में जो चक्रीय कंपाउंड होते हैं उसमें प्रीफिक्स कौन सा होता है, आइसो होगा या नियो होगा, बताइए। 29, तो साइक्लो, साइक्लो कंपाउंड में साइक्लो। क्वेश्चन नंबर 30, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला कौन सा है, बेंजीन रिंग का, तो बेंजीन का आपको पता है C6H6, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 13, 31 का देखिए, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एटम रिप्लेस होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एटम रिप्लेस होता है, एटम ऐड होता है, एटम हटता है, क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, तो ये रिप्लेस हो जाता है प्रतिस्थापन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32, एडिशन, एडिशन के अंदर क्या होगा, एटम ऐड हो जाएगा, ठीक है, एडिशन में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इलिमिनेशन, इलिमिनेशन के अंदर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेशन के अंदर रिमूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सेचुरेटेड कंपाउंड में रिएक्शन होगी, बताइए कौन सी वाली होगी, जो सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें रिएक्शन एडिशन होगी, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कौन सी वाली होगी। 34 का आंसर दीजिए जल्दी से। तो सब्स्टिट्यूशन होगा इसके अंदर, ठीक, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 35, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में रिएक्शन कौन सी होगी। 35 का आंसर दीजिए, तो इसमें होगा एडिशन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एल्केन अंडरगो करता है, बताइए सब्स्टिट्यूशन, किस प्रकार की अभिक्रिया को एल्केन अडोप्ट करता है, बताइए, अंडरगो करता है जो भी, कौन सी अभिक्रिया को अपनाता है एल्केन, एल्कीन है ये कीन, एल्कीन। 36 का बताइए। 36, ये एडिशन। ऑप्शन नंबर 37, एल्केन, एल्केन अंडरगो की कौन सी अभिक्रिया करता है बताइए, यहाँ पे एल्केन है वहाँ एल्कीन था। 37 का आंसर दीजिए जल्दी।
तो ये सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? बताइए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? बताइए 38 का आंसर। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब ये मतलब इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित, तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेंगे, लेंगे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये धनात्मक होंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये जैसा फाइल होगा उसको आकर्षित करेगा, या उसकी जरूरत है इसको। यहाँ पे न्यूक्लियो है तो न्यूक्लियन की जरूरत है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये प्लस होने की कोशिश करेगा, ठीक है न्यूक्लियो। और इलेक्ट्रो है तो इलेक्ट्रो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रो एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रोफाइल। जबकि न्यूक्लियोफाइल वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। 39 का अंदर क्या आंसर आने वाला है? तो इलेक्ट्रॉन को डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन फाइल्स बताइए। तो इलेक्ट्रॉन फाइल्स इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं, इसका मतलब ये डेफिशिएंट होगी, इनके पास कमी होगी तो ही तो प्राप्त करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा 40 के अंदर, ठीक है। इनके पास कमी है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, ये नाम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसकी वजह से आगे क्वेश्चन दिक्कत आती है। तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बताइए। अब न्यूक्लियोफाइल है, इसको मतलब न्यूक्लियो की जरूरत है, या फिर इसके पास है ना न्यूक्लियो की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, इसलिए अब इनको न्यूक्लियो की जरूरत है, तो इलेक्ट्रो रिच होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 40 के अंदर, ठीक है। इसका 41, भाई आप देखो यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि न्यूक्लियन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है ये। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जो पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक होती है वो क्या होती है? अब आपको पता है कि पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा, या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा 42 के अंदर? इलेक्ट्रोफाइल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आपको इस प्रकार से समझते हुए चलना है। नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये पॉजिटिव की ओर जाएगा, तो पॉजिटिव की ओर जाने की कोशिश करेगा, या फिर इस नेगेटिव को हटाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके पास नेगेटिव तो है, पॉजिटिव की जरूरत है, मतलब न्यूक्लियोफाइल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अब देखिए न्यूट्रल मोलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, बताइए। जो न्यूट्रल है, जिसके पास मतलब नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है क्या? क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है? जैसे NH3 है, वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, न्यूट्रल मोलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। न्यूट्रल मोलिक्यूल, ये वाला क्वेश्चन डबल तो नहीं आ गया? न्यूट्रल मोलिक्यूल, न्यूट्रल मोलिक्यूल इलेक्ट्रो, हाँ ये न्यूक्लियोफाइल था। अब बताइए क्या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है क्या? 45 का आंसर दीजिए। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और जो BF3 है, BF3 ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इनके एग्जाम्पल भी आपको पता रखना है भाई, ये न्यूट्रल मोलिक्यूल है जो इलेक्ट्रोफाइल है, या फिर क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल का इसमें क्या एग्जाम्पल पूछे जाने की चांसेस खूब है, बहुत सी आसानी से पूछते, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, ये खूब पूछता है, क्योंकि इजी से सवाल आएंगे इसके अंदर। एक तो देखिए नामकरण वाला सवाल आएगा, जरा जरा देखिए उसका नाम पूछेगा, एक अभिक्रिया वाला आएगा, और फिर एक इजी वाला सवाल। इस प्रकार के 3 सवाल आने के चांसेस रहते हैं पिछले जो पेपर के हिसाब से, तो इनकी ज़्यादा संभावना। बाकी देखो नया तो कुछ भी आ सकता है, कोई नहीं कह सकता, पर अपनी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। नोट्स को भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ क्वेश्चन के लिए है भाई, कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है, और नोट्स का बार बार रिवाइज करना नहीं भूलना आपको, नोट्स को बार बार रिवाइज करो, भूलने से पहले ही उसका रिवीजन कर दो, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का देखिए, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? अभी पहले भी आ चुका एग्जाम्पल के अंदर, बताइए 46 का। तो जो H+ है वो इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये न्यूट्रल है, और ये न्यूक्लियोफाइल। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, न्यूक्लियोफाइल बताइए। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो OH-, ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 47, ठीक है। और अगर फिर भी किसी को ये समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से शॉर्ट वीडियो भेज दूंगा, उसमें आप समझ पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो उसको लिमिटेड टाइम में करना है मुझे। 48, एसन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? बताइए, सब्सटीट्यूशनल न्यूक्लियोफाइल, सब्सटीट्यूशनल इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन, नॉन। 48 का मतलब बताइए। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एसन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल वाली, सब्सटीट्यूशनल न्यूक्लियोफाइल। तो
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49, एस ई रिएक्शन, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रोफाइलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ई का मतलब इलेक्ट्रो फाइल और सब्सटीट्यूशन एस का मतलब है, और यहाँ पे आपको पता ही है एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कुछ टर्म्स है जो वहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगी, तो आपको समझना बहुत जरूरी है उसके लिए, वरना पता नहीं चलेगा क्या पूछ लिया, ठीक है। वैसे आप नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको सब चीज़ें पता है ऑलरेडी, आपका रिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एडिशन रिएक्शन टाइप है। अब बताइए एडिशन की जो रिएक्शन है वो कौन सी अभिक्रिया में होती है, सेचुरेटेड में या अनसेचुरेटेड में या फिर बोथ में, बताइए। 50 का आंसर दीजिए, राइट। तो ये केवल अनसेचुरेटेड के अंदर एडिशन वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 51, इलिमिनेशन कौन सी में होता है भाई, सेचुरेटेड कंपाउंडेड या अनसेचुरेटेड कंपाउंड या बोथ, बताइए। 51 तो ये भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 52, कार्बोकेशन क्या है, बताइए। कार्बोकेशन क्या है, नेगेटिव कार्बन, पॉजिटिव कार्बन या न्यूट्रल कार्बन, 52 का बताइए। ये कुछ टर्म्स है जो जरूरी है। इसके अंदर पॉजिटिव जो कार्बन है वो कार्बोकेशन है, और कार्बन कार्ब केटाइन है, इसका मतलब ये कार्ब केटाइन है ना, और ये है कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन देखिए, कार्ब एनाइन 53, ये नेगेटिव कार्बन, ठीक है। एक कार्ब केटाइन और कार्ब एनाइन, ठीक है। इसको समझो ये क्या है, कार्ब केटाइन, केटाइन कार्ब केटाइन और कार्ब एनाइन, तो ये भी आपको समझ में आने लग गई। तो ये सारी जो टर्म्स है वो आप समझ लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा बिल्कुल, और लास्ट में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ऐसी टेंशन ना करो कि इतने इजी नहीं, ये समझने के लिए है क्वेश्चन, जो एग्जाम पूछ जाएंगे वो आपको आगे इसमें मिल जाएंगे, अभी तो आधे ही हुए हैं, ठीक है। कार्ब केटाइन स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। अब देखिए स्टेबिलिटी है जो कार्ब केटाइन की, वो आई इफेक्ट पे या माइनस आई इफेक्ट पे, कौन से वाले पे डिपेंड करेगी, 54 का आंसर दीजिए जल्दी से। तो ये प्लस आई वाले पे डिपेंड करेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब कार्ब केटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। अब देखो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ, कार्ब केटाइन है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री या फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बताइए। 55 का आंसर दीजिए। तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ऑप्शन नंबर ए है, 3 डिग्री ज़्यादा स्थायी होगा, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री 1, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब अच्छे तरीके से देखना। अब देखिए कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। कार्ब एनाइन अब यहाँ पे बताई दिया होगा, कार्ब ये केटाइन का है, हाँ कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी बताइए। 56 का बताइए। तो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये उल्टा होता है, 1 डिग्री होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ए9 के अंदर, तो यही चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रकार के, ठीक है। जो कार्ब ए9 है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने बता ही दिया था आपको कि जो कार्ब ए9 क्या होता है, उसके बाद में इसकी डिग्री वाली बता दी, उसी प्रकार अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, बताइए। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन, क्या होता है फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, 57 का बताइए। तो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फ्री रेडिकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अब रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, 58, रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो ट्रांसफर होता है, और यहाँ पे भी सिंगल रहेगा क्योंकि अनपेयर है, सिंगल वाला। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, उसमें क्या होता है, एल्केन में, एल्कीन में, एल्केन में, किस में होता है ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और आपको ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक कौन सी अभिक्रिया अपनाता है, एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर एल्कीन होगा, एल्केन होगा, बताए किस में होगा ये, 59 का बताइए। तो एल्कीन है ना, ई वाला, ई वाला इसके अंदर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कॉमन है किसके अंदर, सबसे ज़्यादा होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एल्केन में, हेलो एल्केन में, एल्कीन में, किस में होता है, 60 का आंसर दीजिए। तो जो हेलो एल्केन है उसके अंदर ये कॉमन है, सामान्य है। क्वेश्चन नंबर 61, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, यानी कि आई इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, टेम्पोररी इफेक्ट, नो इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 बताइए। तो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 में ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, इंडक्टिव इफेक्ट में किस बॉन्ड में होता है, ये सिग्मा बॉन्ड में होता है या फिर पाई बॉन्ड के अंदर होता है, किस में होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है सिग्मा बॉन्ड में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं 63, 63 के अंदर है प्लस आई इफेक्ट का अर्थ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राउलिंग या इलेक्ट्रो डोनेटिंग, बताइए। प्लस आई इफेक्ट 63,
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि प्लस कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तब प्लस होगा इस पे, तभी प्लस आएगा। तो इसलिए इसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर देगा। अब माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, विड्रॉ करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 64 के अंदर। अब देखते हैं 65। अब देखिए एल्किल जो ग्रुप दिखाता है वो क्या दिखाता है, एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट, बताइए 65। तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, क्या दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट जरूर काम आएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या दिखाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या दिखाता है, प्लस आई या माइनस आई या फिर नन या फिर बोथ। 66 का बताइए। तो इलेक्ट्रिक जो नेगेटिव है तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ बढ़ता है घटता है सेम रहता है, इंडक्टिव जो इफेक्ट है वो दूरी से किस प्रकार परिवर्तित होता है, 67 का बताइए। तो ये घटता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट अगर दूरी बढ़ेगी ना तो ये घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है बताइए, परमानेंट होता है टेम्पोरेरी होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट 68 का बताइए। तो ये एक टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आई इफेक्ट, ई इफेक्ट, आई परमानेंट और ई टेम्परेरी। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किस बॉन्ड में होता है, पाई में या सिग्मा में, बताइए 69। 69 तो आपको पता है ये पाई में होगा, और पाई वाला टेम्पोरेरी होता है। तो अब आप यहाँ पे समझो, आई और ई, ठीक है, ये परमानेंट, ये टेम्पोरेरी, ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड के अंदर, और ये पाई बॉन्ड के अंदर। समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 60, प्लस ई इफेक्ट का अर्थ क्या है बताइए, 70 का बताइए। 70 का आंसर। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भाई, शिफ्ट हो जाते उसकी तरफ, अटैक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, माइनस ई इफेक्ट इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट टुवर्ड्स रीजन, इलेक्ट्रोड अवे फ्रॉम रिएजेंट, ठीक है, तो उससे दूर हो जाएंगे, माइनस वाले में उससे दूर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 71। 72, रेजोनेंस क्या है, रियल स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर या नो स्ट्रक्चर, बताइए। 72, तो ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, ये वास्तविक होता नहीं, इसको आभासी मानना, आभासी स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस। क्वेश्चन ये चलता रहता है। तो आपने नोट्स के हिसाब समझ लिया होगा रेजोनेंस, ठीक है, तो उसके हिसाब से सीधा क्वेश्चन करना है। रेजोनेंस का मतलब होता है कि ये चक्कर ये घूमता रहता है और वास्तविक एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो आभासी होता है, वो उसको रेजोनेंस कहते हैं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड, और अगर आपको और ज़्यादा समझना है बिल्कुल तो आपको उसके लिए क्लास देखनी पड़ेगी, आप कमेंट कर देना या तो फिर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम का इश्यू है, तो इतना आपके पास भी टाइम नहीं है और हमारे पास भी, क्योंकि आपकी भी एग्जाम बिल्कुल नियर आ रही, तो आप सीधा क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, कैसा क्वेश्चन आता है उस पर, है ना, और आपके जो नोट्स जितने हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए, ज़्यादा अब नया कुछ भी सीखने की कोशिश मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल या अनस्टेबल, रेजोनेंस का जो हाइब्रिड होता है किस प्रकार का होता है, 73 का बताइए। 73 तो मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 74, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन बताइए लोकलाइज होते हैं, डिलोकलाइज होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, नॉन होते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 74, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है, विस्थानीकृत, डी विस्थानीकृत। क्वेश्चन नंबर 75, रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी को बढ़ाती है या घटाती है, बताइए, रेजोनेंस की जो एनर्जी स्टेबिलिटी को बढ़ाती है घटाती है। 75 तो आपको पता है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं रेजोनेंस वाले, तो स्टेबिलिटी को क्या करेगी, बढ़ाएगी। क्वेश्चन नंबर 76, हाइपर कंजू हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है, किसको कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बॉन्ड ब्रेकिंग, आयनिक शिफ्ट, हाइपर कंजुगेशन किसे कहा जाता है, 76 का बताइए। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बंद वाला जो रेजोनेंस होता है उसको हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, हाइपर कंजुगेशन देखिए ये दोनों में, या ये तो हाइपर, ये भी तो वो हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है, क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, बताइए। 77 का आंसर दीजिए। तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वो इन्वॉल्व होते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज करता है किसको, बताइए, कार्बोकेटाइन को, कार्बोएनाइन को, या फिर दोनों को। 78 के अंदर बताइए। तो कार्ब केटाइन है, केटाइन इसको स्टेबलाइज करता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 79, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, अब देखिए स्टेरिक इफेक्ट भी आपको बताना है, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है 79 के अंदर। तो एक साइज इफेक्ट होता है स्टेरिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है,
बल्कि ग्रुप के कारण या फिर स्मॉल ग्रुप के कारण, नो ग्रुप के कारण। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या बताइए एडी? जो बल्कि ग्रुप होता है उसके कारण ये स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, बल्कि ग्रुप इसका क्या यूज है। क्वेश्चन नंबर 81, आइसोमेरिज्म में क्या है बताइए, सेम फॉर्मूला, डिफरेंस स्ट्रक्चर। आइसोमेरिज्म क्या है? 81 का बताइए आइसोमेरिज्म। तो बिल्कुल सेम, तो दिखने में फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 82, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सेम अरेंजमेंट, डिफरेंट कनेक्टिविटी, सेम पोजीशन। तो बताइए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा 82? तो कनेक्टिविटी इसमें डिफरेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 83, चेन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा? कार्बन चेन डिफरेंस, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस, पोजीशन चेंज, क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म में 83? तो इसमें क्या चेन चेन डिफरेंस हो जाती है, चेन, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, कार्बन चेन डिफरेंस डिफरेंट। कार्बन श्रृंखला अलग अलग होती है आइसोमेरिज्म में, और बाकी सब ठीक रहता है, और सूत्र सेम रहेगा। भाई सूत्र तो सेम रहता है इसमें, किसमें? आइसोमेरिज्म में फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो संरचना होगी वो अलग अलग होती है फिर खोल के देखने में। अब इसमें श्रृंखला के कारण होता है, श्रृंखला अलग अलग होती है चेन आइसोमेरिज्म में। क्वेश्चन नंबर 84, देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? चेन डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप पोजीशन चेंज, ठीक है। बाकी मेन फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप एक पे था ना, तो यहाँ दो पे आ जाएगा, दो पे था तो तीन पे आ जाएगा, इस प्रकार अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 84 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 85, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखिए, अभी आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, लास्ट में एक बात बताऊंगा इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन सारे कर लेना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सेम ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल वाले के अंदर क्या होगा? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा 85 के अंदर बताइए? बी। क्वेश्चन नंबर 86, मेटामेरिज्म में क्या होगा? डिफरेंट एल्किल ग्रुप अराउंड फंक्शनल ग्रुप, बताइए मेटामेरिज्म 86 86। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, डिफरेंट एल्किल ग्रुप होंगे और फंक्शनल ग्रुप के चारों तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, ऑटोमेरिज्म में क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर या फिर स्टैटिक स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। 87 87 का बताइए। तो इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर होता है वो डायनेमिक होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर डायनेमिक होता है, बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में त्रिविम समवेता, ठीक है, इसमें क्या होगा? डिफरेंट कनेक्टिविटी, नो कनेक्टिविटी, सेम कनेक्टिविटी। 88 का आंसर दीजिए। तो इसमें सेम कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है? फ्री रोटेशनल या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनल। 89 का बताइए। तो इसमें क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए सिस जो आइसोमर होते हैं, सिस और ट्रांस दो प्रकार के होते हैं, तो सिस में बताइए क्या होगा? सेम साइड ग्रुप होगा या फिर अपोजिट साइड होगा, बताइए 90 90 90। तो इसमें सिस है तो या इसमें सेम साइड ग्रुप होगा, और जो ट्रांस है उसके अंदर अपोजिट साइड होगा, या आप दोनों साथ साथ देख लीजिए, ठीक है। सिस के अंदर सेम साइड, ट्रांस के अंदर अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा? प्रकाशिक समावेता जो होती है, प्रकाश को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसके आधार पर देखा जाता है। तो मिरर इमेज, सेम इमेज, बताइए क्या होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में? 92 तो इसमें जो मिरर इमेज होगी वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, किराल कंपाउंड में क्या होता है? सिमेट्री प्लेन होता है, नहीं होता है, बताइए किराल कंपाउंड 93। तो इसके अंदर कोई सिमेट्री प्लेन नहीं होता है, ठीक है, नो सिमेट्री प्लेन। क्वेश्चन नंबर 94, एकिराल कंपाउंड, एकिराल कंपाउंड में बताइए क्या होता है? एकिराल और किराल दो प्रकार के होते हैं कंपाउंड, तो बताइए एकिराल में क्या होगा? 94 और 94 का बताइए। तो इसमें सिमेट्री उपस्थित होगी, जबकि किराल के अंदर नहीं होगी। अब देखिए इसका एकिराल है तो सिमेट्री है, यहाँ पे दोनों थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। किराल के अंदर तो सिमेट्री नहीं है, लेकिन एकिराल के अंदर है। तो किराल का मतलब सिमेट्री नहीं, किराल का मतलब सिमेट्री नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, एनोसोमर के अंदर क्या होगा? आइडेंटिकल या मिरर इमेज, कौन सा होगा बताइए?
95, इसके अंदर होगा मिरर इमेज। क्वेश्चन नंबर 96, डिजास्टेरोमर, डाइस्टेरियो स्टेरियोमर्स, डाइस्टेरियोमर्स, इसके अंदर क्या होगा, मिरर इमेज होगा या नॉन मिरर होगा, बताइए। डाइस्टेरोमर्स 96, 96 का बताइए। तो इसके अंदर नॉन मिरर, तो ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 97, ऑप्टिकल एक्टिविटी का कारण क्या है भाई, रियलिटी, सिमेट्री, टेम्परेचर या फिर नन। 97, जो क्रिएलिटी है वही इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी का कारण है। क्वेश्चन नंबर 98, रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव दोनों क्या होता है, बताइए इसके अंदर। 98 में इनएक्टिव होता है। 99, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप देखिए। स्ट्रक्चरल जो आइसोमर्स होते हैं, संरचनात्मक समावयव होते हैं, उसमें क्या होता है, चेन होती है, पोजीशन होती है, फंक्शनल या मेटामेरिज्म सभी होते हैं, या फिर कुछ कुछ होते हैं, बताइए कौन कौन से राइट है इसके अंदर स्ट्रक्चरल के अंदर। तो बताइए श्रृंखला समावेयता क्या स्ट्रक्चरल के अंदर आती है क्या, बताइए। 99, तो बिल्कुल ये सही है। पोजीशन, पोजीशन के आधार पर भी स्ट्रक्चरल समावेयता होती है, फंक्शन के और मेटामेरिज्म, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 100 वाला देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म में बताइए क्या होगा, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सेम कनेक्टिविटी, डिफरेंट अरेंजमेंट, बताइए कौन कौन से इसमें से सही है 100 के अंदर। तो एकदम बिल्कुल सारे ही सही है और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी इसके साथ ही आप सोच रहे होंगे कि सर नामकरण और संरचना वाला तो इसके अंदर आया ही नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, नामकरण और संरचना वाला इसमें नहीं आया। तो अब देखना आपको क्या करना है, नामकरण बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक से आपकी जो किताब है उससे पढ़ना है, ठीक है। 11th 12th की किताब के अंदर ये वाला चैप्टर है जो अच्छे से, वहाँ से आपको नामकरण, क्योंकि इतने से के अंदर नामकरण आपको समझा पाना इतना आसान नहीं था, तो वहाँ से आप इसको करेंगे अपने नोट्स के अंदर, क्योंकि नामकरण के अंदर आप नोट्स करेंगे तो इजी होगा। उसके बाद में एग्जाम्पल करना है नामकरण के जो आपके बुक के अंदर दे रखे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल और ये, और उसकी संरचना भी देखनी है, संरचना और नाम, तो ये नामकरण के अंदर ही आ गया, ये वाला आपको कर लेना है इसके अंदर, इससे एक सवाल आएगा और बाकी दो यहाँ से मिल ही जाएंगे, जो भी सारा बेसिक था मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इससे बेटर होगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, तो उससे आपका डाउट सेम डे में आपको भेज दिए जाएंगे सोल्व करके। इसके अलावा आप पीडीएफ चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, कि आप डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्लास होने वाली है केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 10, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। कौन सी वाली, हाइड्रोकार्बन्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।